हेलो क्लास, वेलकम बैक। चैप्टर चल रहा था रिटायरमेंट और डेथ। आज हम लोग उसका दूसरा पार्ट यानी कि डेथ ऑफ अ पार्टनर शुरू करने वाला हूँ। इतनी प्यारी कहाँ होती है। पहले ना कुछ बारीक बातें हैं, उन बारीक बातों के बारे में जानकारी ले लो। सुनो, ये 3 पार्टनर्स हैं। पहला साल अच्छा गया, दूसरा साल अच्छा गया, तीसरा साल के एंड की बैलेंस शीट हमें दे रखी है। ठीक है, अब जैसे पार्टनर रिटायर हो रहा था, अभी तक का जो हमने पार्ट किया चैप्टर का, उसमें पार्टनर रिटायर होता था या तो पहले दिन या फिर आखिरी दिन। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जब पार्टनर बीच में रिटायर हुआ हो। तो क्या ऐसा हो नहीं सकता क्या? तो फिर क्वेश्चन क्यों नहीं आए? एक भी क्वेश्चन ऐसा क्यों नहीं आया कि रिटायरमेंट बीच में हुई हो? क्योंकि अगर पार्टनर बीच में रिटायर होगा तो रिटायरिंग पार्टनर यहां तक का सैलरी, यहां तक का कमीशन, यहां तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब कुछ मांगेगा। क्वेश्चन और लंबा हो जाएगा, हाँ या ना? तो बेसिकली बच्चों के लिए इजी करने के लिए या तो पार्टनर को पहले दिन या आखिरी दिन रिटायर किया जाएगा लगभग हर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, बाई चांस वैसे पूछेगा नहीं, फिर भी अगर पूछ ले कि पार्टनर यहां रिटायर हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट चेंज होगा, ठीक है ना? तो उस केस में क्या होगा ये मैं आज की क्लास के एंड में बताऊंगा। क्लियर है? अच्छा, जब पार्टनर रिटायर होता था तो हम रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाते थे। इसके बारे में अगर मैं बात करूं, आना जरा यहां पर, इसके क्रेडिट साइड पर ये वाले आइटम आते थे और इसके डेबिट साइड पर ये वाले आइटम आते थे, हाँ या ना? ठीक है, अब जरा आ जाओ इधर पर। अगर कोई पार्टनर डेथ होगी, अच्छा डेथ को प्लान नहीं कर सकते आप, रिटायरमेंट आप प्लान कर सकते हो कि मुझे यहां रिटायर होना है या यहां रिटायर होना है। इसीलिए इन्होंने डेट भी फिक्स कर दी, या तो यहां या यहां। हालांकि रिटायरमेंट बीच में भी हो सकती है, पर डेथ के जितने भी क्वेश्चन है उन सब में पार्टनर कब मरेगा? बीच में। तो क्या वो पहले दिन नहीं मर सकता क्या? मर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, पर लगभग जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे सब में पार्टनर बीच में किसी ना किसी डेट पर उसकी डेथ हुई होगी। ठीक है ना? बाई चांस अगर उसकी डेट डेथ यहां पे हो जाए तो काम बहुत आसान है। प्रॉब्लम कब है? जब उसकी डेथ बीच में हो। तो मेन हमें वही पढ़ना है, ठीक है ना? सुनिएगा जरा, अब जैसे मान लो पार्टनर यहां पर या तो रिटायर हो जाए या यहां पर डेथ हो जाए, दो भी, तो मैं दोनों की बात कर रहा हूं, तो भी अकाउंट वही बनेंगे। अब जरा कैपिटल अकाउंट के अंदर जाओ, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, रिटायरमेंट भी और, तो उस केस में कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर देखो क्या क्या नजर आएगा और उसके डेबिट साइड पर क्या क्या नजर आएगा। आराम से सोचो, ये सारी चीजें आसान है, मुश्किल इसके साथ है। ये सारी चीजें भी आसान है, मुश्किल इसके साथ है। क्यों? क्या मुश्किल है? अगर कोई पार्टनर बीच में रिटायर हो जाए या बीच में डेथ हो जाए तो यहां तक का प्रॉफिट या यहां तक का लॉस निकालना मुश्किल क्यों है? क्योंकि फाइनल अकाउंट आज है नहीं हमारे पास, तो इसीलिए हमारे लिए ये एक चैलेंज बन जाता है। तो जो हम आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं ना, तो मैं आपको ये चीजें नहीं बताऊंगा यहां तक की, मैं आपको क्या बताऊंगा? प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग अप टू द डेट ऑफ डेथ। हमारा आज का मेन टॉपिक ये है। बस कहानी क्लियर है? चलो जरा आगे बढ़ते हैं। लो जी, आपने यहां पर अपना बिजनेस शुरू किया, आपने पार्टनरशिप डीड बनाई,
पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, PSR, सैलरी वैलरी सब चीज़ें लिख ली, ठीक है। आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ, थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ, फोर्थ ईयर का मान लो पहला दिन है, अगर पहले दिन पर रिटायरमेंट हो या डेथ हो, और पहला दिन और आखिरी दिन में वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको पता है। तो देखो क्या क्या चीज़ें रहेंगी, एक बार फिर से देखो। कैपिटल का बैलेंस आया ना, यहाँ पर क्या है एक्यूमुलेटेड, तो यहाँ पर क्या है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो यहाँ पर क्या होगा रिवैल्यूएशन का पुरानी गुडविल माइनस होती है, हाँ या ना। और क्या ये रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू डेट ऑफ, नहीं रहेगा क्योंकि पहले ही दिन पर पार्टनर लुढ़क गया है। बात समझ आ रही है? इसमें से क्या कोई ऐसा आइटम है जिसके बारे में आपको नहीं पता है? सिंपल है ना। अगर अब जैसे यहाँ पर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो वो 5-6 महीने तक जिंदा रहे, कितने महीने हो गई है 5.5, तो 5.5 महीने के लिए वो पार्टनर जिंदा रहा। तो अब देखो जरा क्या क्या चीजें रहेंगी। आपको पता है ये सारी चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड की हैं, और ये सारी चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड की हैं। और जैसे मैंने अभी बताया, चैलेंज या तो इसका है या फिर चैलेंज इसका है। तो इसे निकालने का अपने पास रास्ता क्या है? इसे निकालने का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, यहां से लेके यहां तक का क्या तरीका है अपने पास? इसके 2 रास्ते हैं आपके पास। या तो आप आज तक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लो, ट्रेडिंग P&L अप्रो बैलेंस शीट वो बना लो, वहां से पता चल जाएगा। और अगर आप वो नहीं बनाना चाहते हैं, वो बनानी आती है आप लोगों को, सीखने के लिए मत बोलना कि कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर प्रॉफिट निकाल लो और उस प्रॉफिट को बांट दो। दूसरा तरीका है टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस। ये 2 मेथड हैं किस चीज के? प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ निकालने के। क्लियर है? चलो जरा अब इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहला मेथड हमारा कौन सा है? टाइम बेसिस। टाइम के बेस पर हम अपना प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे। यहां पर 3 पार्टनर्स थे। पहले साल का प्रॉफिट 14,000, 18, 16, 10,000 और 16,000। ये इनका कौन सा साल था? ये इनका था छठा साल। अच्छा, छठे साल का अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून के कौन से दिन? आखिरी दिन पर कौन मर गया? ए मर गया। अब जब ए की डेथ हो गई तो आप क्या क्या बनाएंगे? ये सारी चीजें आप उसे कैपिटल का बैलेंस दे दोगे, रिजर्व दे दोगे, गुडविल दे दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, सारी चीजें दे दोगे। पर ए तो मर गया है, तो ए का कोई रिश्तेदार कह लो या ए का लॉयर कह लो या कुछ भी कह लो, उसे बोलते हैं एग्जीक्यूटर। बेसिकली एक उसका उत्तराधिकारी। वो आएगा और वो क्या कहेगा? भाई यहां से लेके यहां तक का प्रॉफिट भी तो दो। तुम भी कह देना, तुझे क्या पता प्रॉफिट हो सकता है लॉस हुआ हो, हाँ या ना, पर कैलकुलेट तो करना पड़ेगा प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो वो प्रॉफिट और लॉस हम निकालने के लिए ये नीचे वर्किंग करने वाले हैं। सुनो जरा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ, यानी कि 1/4/17 से लेके 30/6/17 तक का प्रॉफिट हमें जानना है, ठीक है। अब हम इसे कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमारे पास ये वाला प्रॉफिट अभी नहीं है, पर आपके पास पीछे का प्रॉफिट तो है। अगर मैं 1, 2, 3, 4, 5, अगर मैं इन पांचों को जोड़ दूं और उसे 5 से डिवाइड कर दूं, तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू बेसिकली क्या है? एवरेज। वो कितने साल का प्रॉफिट आएगा? हाँ जी, वाह, 1 का आएगा यार, कह रहे 5 का। अबे 5 का तो इनको जोड़ने के बाद आएगा, 5 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो 1 साल का प्रॉफिट आएगा ना, हाँ या ना। टोटल ऑफ प्रीवियस 5 ईयर का प्रॉफिट कितना आ रहा है? 54।
पर जब आपने उसे 5 से डिवाइड किया तो जो मिलेगा वो क्या है? एवरेज प्रॉफिट, जो कि कितना आ रहा है? देखो ये मैंने क्या लिखा, दिस इज प्रॉफिट ऑफ 12 महीने का, हाँ या ना? पर क्या हमें 12 महीने का जानना है? ये जो प्रॉफिट आया है ये 12 महीने का है, पर मुझे कितने महीने का चाहिए? तो मैं इसे 3/12 कर दूंगा। तो ये जो प्रॉफिट मिला है ये प्रॉफिट भी 3 लोगों का है, और डेथ किसकी हुई है? तो इसके अंदर ए का शेयर कितना था? तो वो मल्टीप्लाई कर दो। तो बेसिकली ये वो प्रॉफिट है जो हमने आज ए को देना है। बताओ ये एक्चुअल है या ये एस्टिमेटेड है? ये एस्टिमेटेड है। एक्चुअल कब होता? अगर आपने फाइनल अकाउंट्स बनाए होते आज के, पर वो तो नहीं बनाए, आपने तो एक आइडिया लगाया। आपने सोचा कि भाई फाइनल अकाउंट बनाना तो बहुत मुश्किल वाला काम है, बंदे को लगना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो सीधा सीधा एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट हम उसे दे रहे हैं, ठीक है ना? अब सुनना ज़रा इसके आगे की कहानी। अच्छा एक बात तो क्लियर है, ए का, जब आपने ए को ये सारी चीज़ें दी थी तो आपने एंट्री क्या डाली होगी? या इन सब की एंट्री में एक चीज़ कॉमन है, ए की कैपिटल इन सारी एंट्री में क्रेडिट हुई थी क्योंकि इसकी कैपिटल बढ़ाई गई थी। तो आज हमने ये वाला प्रॉफिट भी तो देना है ए को, तो यानी कि आज फिर से ए की कैपिटल क्रेडिट होगी। क्लियर है मेरी बात? तो सुनना ज़रा, अगर अब इसके लिए हमें 2 केसेस चेक करने हैं। ए के मरने के बाद कौन बच गया? बी और सी का रेशो क्या था? अगर बी और सी अपना रेशो चेंज नहीं कर रहे हैं, अगर वो अपना रेशो चेंज नहीं कर रहे हैं, यानी कि आफ्टर डेथ इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स दैट इज बी एंड सी डज नॉट चेंज, तो हमें एंट्री क्या डालनी है? ए की कैपिटल क्रेडिट करके कौन सा अकाउंट डेबिट करना है? P&L सस्पेंस अकाउंट। कौन सा? P&L सस्पेंस। इसका रीजन क्या है भाई? आप यहां पर P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपके पास है ही नहीं। तो हमने एंट्री को कंप्लीट करने के लिए एक टेम्परेरी लेजर खोला है, और इस टेम्परेरी लेजर की जो एज है वो कितनी होती है? टेम्परेरी लेजर की जो एज है वो यहां से लेके बस यहां तक है, यहां जाकर इसे बंद कर दिया जाएगा। जब हमें एक्चुअल प्रॉफिट पता चल जाएगा उस प्रॉफिट में से इसे घटा देंगे और बचा हुआ प्रॉफिट बी और सी में बांट देंगे बाद में। समझ आ रहा है? दूसरा रास्ता क्या है, अभी इसके ऊपर और बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर डेथ इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर दैट इज बी एंड सी, मान लो उन्होंने चेंज करके क्या कर लिया, तो फिर आपको क्या करना है? फिर आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। किस किस का? बी और सी का। अब मान लो गेनिंग रेशियो कितना आ गया, तो फिर आपने इस रेशियो में ये वाला अमाउंट देना पड़ेगा। फिर एंट्री क्या डालेगी? बी डेबिट सी डेबिट टू ए। इसका कारण क्या? कुछ कहा? अरे ये कुछ कह रहा था पहले, उसकी बात पूरी होने दो। कारण ही तो कह रहा, कारण ही तो पता करना है। अरे कारण जानने के लिए रेशो वापस चलो, चैप्टर था चेंज इन PSR, वही तो लग रहा है, वही तो लग गया इनके बीच में। अगर रेशो चेंज हो गया तो फिर चैप्टर कौन सा लग गया? चेंज इन PSR वाला। और वो एंट्री क्या कहती थी? गेनिंग पार्टनर टू। तो वही मैं कर रहा हूं। क्यों बेटा? एक बात बता मुझे जरा, दिमाग लगा छोटा सा। ये जो हिस्सा आपने ए को देना है, ए को तो ये मिलेगा ही मिलेगा, यहां पर भी मिलेगा। अगर बी और सी अपना रेशियो चेंज नहीं कर रहे हैं, सेम रेशियो चलने वाला है, तो हम बेसिकली इतने का प्रॉफिट ए को दे रहे हैं। बाद में मान लो यहां जाकर तुम्हारा प्रॉफिट हुआ 5000, तो 5000 में से आप ये वाला प्रॉफिट काट देना, एंट्री भी होती है उसकी, ठीक है? तो वो प्रॉफिट कट जाएगा, बाकी का प्रॉफिट बी और सी में नॉर्मली बांट दो। पर मैं ये कह रहा हूं, अगर बी और सी ने अपना रेशियो चेंज कर लिया, उसकी एडजस्टमेंट नहीं बनती क्या? फिर तो वो वाला चैप्टर खराब हो गया पूरा का पूरा, चेंज इन PSR। फिर तो उसका कोई यूज ही नहीं है, चैप्टर हटा दो बुक में से। अरे रेशियो चेंज हो रहा है, उसकी एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी दादा, हाँ या ना? तो वही मैं कर रहा हूं यहां पर।
समझ आ रहा है? तो ये दो रास्ते होंगे, हमें देखना पड़ेगा कि ए के जाने के बाद बी और सी अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो एंट्री डलेगी पी एंड एल सस्पेंस के हेल्प से, ठीक है। और अगर रेशियो चेंज कर रहे हैं तो गेनिंग रेशियो के हिसाब से डलेगी। अभी सुनो ज़रा, अब मान लो आपने ये वाला किया तो इसका क्या असर पड़ेगा यहाँ पर। ए की कैपिटल क्रेडिट है तो यहाँ पर हमें अमाउंट लिखना है बाय पी एंड एल, तो फिर इसका क्या होगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा। कौन सा बैलेंस दिखा रहा है ये, तो ये यहाँ पर दिखाई देगा पी एंड एल सस्पेंस 1125। अच्छा, आपने ये जो बैलेंस शीट बनाई है ये बैलेंस शीट बेसिकली यहाँ की बनाई है। फिर आप आगे बढ़ जाओगे, जब आप यहाँ पर पहुँचोगे तो आपको अपना ट्रेडिंग पी एंड एल अप्रो बनाया आपने। मान लो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आपका नेट प्रॉफिट आ गया कितना, 5000। अब कितने का प्रॉफिट आप यहीं पर बांट आए थे, 1125। तो हम यहाँ पर एक एंट्री डालेंगे ताकि 1125 का प्रॉफिट इसमें से कट जाए। एंट्री क्या डलेगी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन डेबिट टू पी एंड एल सस्पेंस, तो वो हट जाएगा और बाकी का जो प्रॉफिट यहाँ बचेगा वो पार्टनर्स में बांट देना। सॉरी, इसका कोई ऐसा नेचर नहीं कह सकते, क्लियर ना। इसे मैं पर्सनल कहूं तो गलत है, इसे रियल कहें तो गलत है, नॉमिनल तो ये किसी भी सूरत में नहीं है। कहानी समझ आ रही है? बताओ, पक्का आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं कि रेशियो चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक बात का विशेष ख्याल रखना, हमने ये टाइम मल्टीप्लाई क्यों किया यहाँ पर, हाँ जी, ताकि हमें 3 महीने का प्रॉफिट मिल जाए। पहले हमें जो प्रॉफिट मिला था वो 12 महीने का था, तो क्योंकि मुझे 3 महीने का जानना था तो मैंने 3/12 कर दिया, ठीक है ना। अगले मेथड में आपको ये टाइम देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। 2 मेथड थे ना, अभी पहला चल रहा है, नाम क्या था, टाइम बेसिस। एक बात बताओ, मैंने यहाँ पर कितने ईयर का प्रॉफिट लिया है। अब मान लो क्वेश्चन में आपको 1 2 3 4 5 दे दे, तो क्या आपको हमेशा यहाँ 5 ही यूज करने, जितने क्वेश्चन बोलेगा। कभी कभी पता है क्या करता है, आपको डेटा को दे देगा 5 का, पर बोलेगा कितने यूज करने हैं, 3, या फिर बोल देगा 2, या फिर बोलेगा सिर्फ लास्ट वाला यूज करना है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है जितना डेटा दे सारा यूज होगा। उठ जाओ, आगे चला जाए। एक बात और मुझे यहां पर डिस्कस करनी थी, जरूरी नहीं है ये प्रॉफिट ही निकले, हो सकता है ये लॉस निकल जाए। वो कैसे निकलेगा, अगर इनमें से ये वाली वैल्यूज नेगेटिव हो, लॉस हुए हो, तो फिर आप इसके लिए क्या करने वाले हो, फिर ये एंट्री रिवर्स हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी ना एंट्रीज। अच्छा, उसके बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको पता है चेंज वाला। इसके बारे में फिर क्या बदलाव आएगा, फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू पी एंड एल सस्पेंस, और पी एंड एल सस्पेंस यहाँ पर दिखाई देगा। हाँ जी, बताओ लायबिलिटी क्यों है, आप बताओ, थोड़ा सा आइडिया तो दो मुझे, लायबिलिटीज में क्यों जा रहा। अच्छा, यहाँ पर एसेट में क्यों जा रहा था, क्योंकि उसका बैलेंस डेबिट था। अभी यहाँ पर हम प्रॉफिट दे दिया हमने, तो अब यहाँ पर फिर एंट्री क्या डल जाती, फिर एंट्री डल जाती एज कैपिटल डेबिट टू पी एंड एल सस्पेंस, फिर ये एंट्री डल जाती। फिर उस केस में बेसिकली आपने ये क्या किया है, आपने ए से, ए की कैपिटल से काट दिया, पर पी एंड एल का अगर मैं लेजर बनाऊं, पी एंड एल सस्पेंस का अगर मैं लेजर बनाऊं तो पोस्टिंग क्या होगी, बाय एज कैपिटल कितना, तो कौन सा बैलेंस दिखा रहा है, क्रेडिट बैलेंस। और यहाँ पर कौन से बैलेंसेज आते हैं, क्रेडिट बैलेंस ही आते हैं। और यहाँ पर कौन से बैलेंसेज आते हैं, डेबिट वाले। मुझे 1-2 सवाल और करने थे, पर थोड़ी देर में करेंगे। अब हम लोग इसका दूसरा मेथड करेंगे, टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर क्या होता है, सेल। कौन सी सेल, कितनी सेल,
पूरे साल की, ठीक है ना। आइए, सब कुछ बिल्कुल सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, बस ये अमाउंट लाने का तरीका चेंज है यहाँ पर। अब होता क्या है, सुनो, ये आपका वो वाला साल है जहां पर पार्टनर की डेथ हुई है। क्या आपको पिछले साल की सेल और पिछले साल का प्रॉफिट पता होता है या नहीं? अबे अगर तुम आज खड़े हो तो तुम्हें ये पता होंगे कि नहीं? ये हो चुके हैं, तो डेफिनेटली आपको इनका आइडिया होता है। अच्छा, यहां से लेके यहां तक की सेल भी आपको पता होगी, बस एक ही चीज गायब है, यहां से लेके यहां तक का प्रॉफिट, वही तो निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, सुनो, पिछले साल की सेल कितनी थी? 6 लाख। तो 6 लाख के प्रॉफिट पे आपने प्रॉफिट कितना कमाया है सेल पे? ठीक से देखो कितना है, 5%, हाँ या ना? तो अगर मैं ऐसा मान लूं कि मैं अपनी सेल का 5% प्रॉफिट कमाता हूं, तो भाई इसका भी 5% निकाल लो, तुम्हें यहां तक का प्रॉफिट पता चल जाएगा, हाँ या ना? तो अगर मैं ऐसा करूं तो प्रॉफिट कितना आ रहा है? 12,000। ये 12,000 कैसे निकला है, अब सुनो, परसेंटेज मत यूज करना, हालांकि परसेंटेज यूज करना गलत नहीं है। सुनो, आपने 30,000 का प्रॉफिट कमाया, कब? जब आपकी सेल 6 लाख थी। अगर मैं मान लूं आपकी सेल 1 रुपया है, तो आपका प्रॉफिट 30,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख हो जाएगा। और अगर मैं मान लूं आपकी सेल कितनी है? 240, तो प्रॉफिट यही तो जानना है, तो 30,000 डिवाइडेड बाय इंटू 240, तो कितना प्रॉफिट आ गया? इस मेथड को क्या बोलते हैं? यूनिटरी मेथड, आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो यहां पर जो प्रॉफिट आया वो कितना आया है? 12,000। अब यहां पर टाइम क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया गया है? क्योंकि ये आपने ये जो सेल ली है ना, ये सेल ऑलरेडी 3 महीने की सेल है, समझ आ रही है मेरी बात? तो ये ऑलरेडी 3 की है, तो वो ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो गया, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। इसमें से ये जो प्रॉफिट है ये कितनों का है? 3 का। अपने को किसका चाहिए? तो ए का मल्टीप्लाई कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद वो प्रोसेस सेम है बिल्कुल। कैसे पॉसिबल है बेटे? जब पार्टनर यहां मर जाएगा तो तुम्हें यहीं तक की सेल पता होगी, ये कैसे पता हो सकती है? वो कभी देगा ही नहीं। अगर ऐसा दे दे तो वो क्वेश्चन ही गलत है एक तरह से। समझ आ रही है बात? कहीं कोई डाउट है तो बताओ पहले। मतलब बाद में तो हमें उसे बंद करना पड़ेगा ना। हमारी यहाँ पर मजबूरी है कि हमें P&L सस्पेंस खोलना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर अकाउंट नहीं है इस एंट्री को कंप्लीट करने के लिए। कुछ भी हो जाए, एक ही कैपिटल आज ही क्रेडिट करनी है, अब उसे क्रेडिट करने के लिए कोई अकाउंट तो डेबिट करना पड़ेगा ना भाई। तो हम यहाँ पर P&L सस्पेंस अकाउंट यूज करते हैं। और ऐसी और भी सिचुएशंस आ सकती हैं एक अकाउंटेंट के जीवन में, जब आपको सस्पेंस के नाम से कोई टेम्परेरी अकाउंट खोलना पड़ सकता है, जिसे आप आगे जाके बंद करने का प्लान कर रहे हैं। बैलेंस शीट में जाने का मतलब यह है कि भाई यहां पर मेरे पास अकाउंट नहीं है, पर मैंने इसकी कैपिटल को बढ़ा दिया, तो मैंने ये जो अकाउंट खोला है, जब तक एक अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं पर बंद नहीं कर रहे हो, तो उसका बैलेंस तो है ना भाई। और अगर उसका बैलेंस है तो वो बैलेंस शीट में दिखेगा यार। सिंपल सी बात है यार। कोई और सवाल है तो पूछ लो, अभी कुछ भी लग रहा हो उठपटांग, जबरदस्ती मत स्वीकार करो, सीधी सी बात है। P&L सस्पेंस की जगह पर अगर मैं बी और सी से लेके दे दूं, बेटा मैं प्रॉफिट बांट रहा हूं, गुडविल नहीं है जी। अगर चेंज नहीं है, हाँ हाँ, तुम जो कह रहे हो मैं सोचता हूँ उसके बारे में। तुम कह रहे हो कि हम यहाँ पर P&L सस्पेंस अगर ना लें
और हम यहाँ पर बी और सी को डेबिट कर ले ओल्ड रेशियो में, तो उससे क्या असर पड़ जाएगा? हाँ, इफेक्ट सेम ही रहने वाला है वैसे देखा जाए तो। अगर आप आज ये 5,000 बी और सी से लेके दोगे तो उससे क्या है, आज बी और सी की कैपिटल कम हो जाएगी, और आपने यहाँ क्योंकि P&L सस्पेंस नहीं खोला है तो आपको यहाँ पर वो बंद भी नहीं करना पड़ेगा, तो बाद में सारा प्रॉफिट ए और बी में बढ़ जाएगा। हाँ या ना? पर आपको एक बात नहीं लग रही, जब आप आज ए का हिसाब किताब निपटा रहे हो हैं, जबकि यहां तक के प्रॉफिट में ए का हिस्सा है, तो उसको जब आप प्रॉफिट के नाम का कुछ दे रहे हो तो लगना भी चाहिए कि वो अपने प्रॉफिट के नाम का दिया है। आपको नहीं लग रहा कि जो आप एंट्री डालने की कह रहे हो वही एंट्री बिल्कुल गुडविल से रिजेंबल करेगी? तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगेगा आपकी अकाउंट में एक डिस्पैरिटी आ गई है कि आप प्रॉफिट के लिए भी सेम एंट्री दे रहे हैं और आप गुडविल के लिए भी सेम एंट्री? फिर आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? हाँ जी, नहीं यार, नरेशन में जब हमारे पास एक रास्ता है तो हम उसे यूज कर रहे हैं। जो आप कह रहे हो उसका अकाउंटिंग इम्पैक्ट बिल्कुल सेम आ रहा है, पर ये एक रास्ता है, मुझे लगता है ये उससे बेटर है, मेरी नज़र में तो है। फिर तो ये पूरा मेथड ही हटा दो, फिर फायदा ही क्या है? फिर तो गुडविल की तरह कर दो सारा हिसाब किताब, छोड़ो। कोई और सवाल जवाब है या आगे चलो? चलो बढ़िया है, गहरे सोच रहे हो। दोनों को कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करो, कहाँ टाइम मल्टीप्लाई होगा। और सबसे विशेष बात, अगर किसी की कॉपी में खाली ये हिस्सा मिला ना तो सोच लेना, मुझे ये चाहिए प्रॉपर लिखे हुए, ठीक है ना? करो कंपेयर। कौन सा अच्छा कलर लगाया है? हाँ कोई नहीं, कलर ना देख ज़्यादा। हाँ P&L सस्पेंस के बारे में क्या क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये कहाँ शो होता है, कब ओपन किया जाता है, एसेट में कब शो होता है, लायबिलिटी में कब शो होता है, इस तरह के सवाल निकल के इसके बारे में आते हैं। बस अगर कंपेयर कर लिया तो मैं आगे चलो भाई, क्योंकि लग तो नहीं रहा तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से, तुम इसे देख भी रहे हो। क्या एडजस्ट करने वाला ये था, इसमें बताऊं तो एक ही बात है। अब गधे, खाली अमाउंट निकालने का डिफरेंस है, इसमें ये अमाउंट आया है, इसमें ये अमाउंट आया, बाकी नीचे बिल्कुल सेम है। मैं ये कह रहा हूँ अगर बी और सी अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं तो वो एक गेन एडवांटेज में नहीं चले गए। हाँ तो वो रेशियो चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। तो बाद में जो हम यहाँ पर एडजस्टमेंट करने वाले थे ना P&L सस्पेंस वाली, खाली उससे खेल नहीं होगा पूरा। नहीं समझे? मैं कह रहा हूँ बाद में जब आपको यहाँ पर जैसे नेट प्रॉफिट मिल गया 5,000 का, तो 5,000 में से अगर मैं कहूँ ना मैं इसे काट दूँ और बाकी सारा प्रॉफिट बी और सी में बांट दूँ उनके नए रेशो में जो आज डिसाइड हुआ है, तो उससे हमारे अकाउंट्स ठीक नहीं होंगे, क्योंकि पार्टनर्स एक गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग एडवांटेज में चले गए। तो उस एडवांटेज को और डिसएडवांटेज को कंप्लीट करने के लिए मुझे गेनिंग रेशो का सहारा लेना पड़ा यहाँ पर। नहीं समझ आई बात? चलें। हाँ यू आर राइट। अब ये वाला जो प्रॉफिट हमने बांटा है इसे यहाँ जाके प्रॉफिट में से एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी प्रॉफिट निकलेगा, क्योंकि आप देखो हमने यहाँ पर P&L सस्पेंस खोला ही नहीं है, तो प्रॉफिट को घटाओगे कैसे?
तो सारा प्रॉफिट नए रेशो में, उसमें नए रेशो में बांट देना। अभी समझ आया? इसके थियरी क्वेश्चंस को देखो जरा। कैसे डिपेंड करेगा इसका आंसर? हाँ जी, पहले क्वेश्चन तो पूरा पढ़ लो। वो साइड नहीं मांग रहा है, वो कह रहा है कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो बैलेंस शीट। अगर पूछ ले साइड तो फिर वो डिपेंड करेगा कि ये वाला है कि प्रॉफिट बांटा है कि लॉस बांटा है। हो गया? हटा दूं? पहले क्वेश्चन मिलाओ जरा। ए बी और सी पार्टनर्स थे, रेशियो दिया नहीं है तो क्या ले लेना है? बी की डेथ हुई है कब? 31/8/18 को। अच्छा 31/8/18 यानी कि कितने महीने? अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। तो कितने महीने हो गए? 5 महीने तक वो जिंदा रहा है। ठीक है, और सुनो। बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, लैंग्वेज पढ़ो। फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द, इसका क्या मतलब है? वो इस डेट की बात कर रहे हैं। ब्रैकेट के अंदर जो शब्द लिखे हैं उनका मतलब इस डेट से है। फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ, यानी कि कह रहा है यहां से लेके यहां तक के प्रॉफिट की बात कर रहा है। कैसे निकलना है? इट वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स। कंप्लीटेड ईयर्स कह रहा है ऑफ प्रॉफिट बिफोर, यानी कि 1, 2, 3 इनके बेस पर प्रॉफिट निकलना है। ठीक है, और प्रॉफिट्स फॉर द ईयर्स एंडिंग 31/3, 16, 17, 18 कितना था? 40, 50 और 72। और फर्म के अकाउंट्स कब बंद होते हैं? 31 मार्च को। क्या करें? सबसे पहले आपको निकालना है टोटल प्रॉफिट 3 साल का। कितना? 40, 50 और कितना गया? 162। एवरेज प्रॉफिट निकालो तो इसे 3 से डिवाइड कर देना। कितना आ गया? 54। अब आपको कितना चाहिए? 5 महीने का प्रॉफिट। कितना आएगा? 54 इंटू 5/12 इंटू किसकी डेथ हुई है? तो बी का शेयर था 1/, तो जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट बेसिकली ये आ गया हमारा। अब क्या उन्होंने अपना रेशियो चेंज किया है? केस नंबर 1 और केस नंबर 2। अगर ए और बी रेशियो चेंज नहीं करते हैं तो यही अमाउंट हमें किसकी हेल्प से देना है? P&L सस्पेंस की हेल्प से। और क्रेडिट कौन हो जाएगा? बी। और अगर वो अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं तो फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो निकाल लेना। क्या आ रहा है? 3 रेशियो। तो फिर एंट्री इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो, डेट ऑफ डेथ इज इंक्लूडेड। एक नोट लिखा हुआ है, 2 मिनट इसे रोक दो, नोट नंबर 2 पर आ जाओ जरा। इफ अ पार्टनर डाइज ऑन 1 लिखा हो, 15 लिखा हो या 30, तो आपको कैलकुलेशन मंथ में करनी है। मतलब ये है कि जैसे यहां पार्टनर की डेथ कब हुई है तो हमने इस टाइम को क्या कहा? 5 महीने। मान लो पार्टनर की डेथ अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में अगर वो 15 अगस्त को मरा होता तो फिर आप महीने कितने कहते?
फिर आप कहते हैं इसे 4.5 मंथ। डेज में आप बात नहीं करेंगे फिर आप। पर अगर पार्टनर इसके अलावा जो डेज बच गए 23 तारीख, 17 तारीख, 9 तारीख, 17, 18 तारीख, इस तरह की जो डेट्स हैं, अगर ऐसी किसी डेट पे पार्टनर मर जाए तो फिर आपको डेज में कैलकुलेशन करनी होगी। मेरा मतलब कहने का ये है, इसे निकालने के लिए फिर आप क्या करेंगे, अभी एवरेज प्रॉफिट कितना आया था 54 इंटू, मान लो उसकी डेथ यहां पर हो गई और यहां से लेके यहां तक के जो डेज हैं, कितना जरा कितने आ रहे हैं, मान लो ये 30 हो गए और ये 31 हो गए, 61, और मान लो ये वाले 18 हैं, तो कितने आ गए 70, तो 79 अपॉन 365 इंटू उसका शेयर था 1/3। इस तरह से कैलकुलेशन करनी है। और जिस दिन वो मरेगा उस दिन को हमें इंक्लूड करना है इन डेज के अंदर। मतलब 15 अगस्त को अगर वो मरा है तो 15 वाली जो डेट है वो भी इंक्लूड की जाएगी डेज के अंदर। समझ आया है? कहीं किसी का कोई डाउट है तो बताओ। ये होमवर्क में रहेगा, ऐड कर लेना। इसके सॉल्यूशन का तरीका, चलिए लो जी, हरि, मोहन और सोहन पार्टनर्स थे, रेशियो था 2:1। फॉर्म के अकाउंट्स बंद होते हैं कब, 31 मार्च को, और उसकी डेथ कब हुई है 24/8/17 को। ठीक है, तो यानी कि वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, अगस्त में बेचारा ऊपर चला गया। मोहन की डेथ पर गुडविल कितने पर वैल्यू की गई है 75, और गुडविल आप जानते हैं यहां से आगे के लिए होती है। ध्यान रखना, कभी भी गुडविल को इसके साथ मिक्स करके काम मत करना, वरना सब गुड गोबर हो जाएगा। ठीक है ना? और पढ़ो, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज शेयर इन द profits of the firm in the year of his death will be calculated on the basis of last year। कह रहा है खाली इसके बेस पर हमें खाली ये प्रॉफिट निकालना है यहां से लेके यहां तक का, बस एवरेज का चक्कर खत्म कर दिया। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट ईयर कितना था 2 लाख, तो ये प्रॉफिट आपको 2 लाख रुपए का दे रखा है। बताओ जरा क्या किया जाए। पहले प्रॉफिट निकालो, यहां से लेके यहां तक का कैसे निकालूं, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है 2 लाख इंटू, अब ये डेज में लेना पड़ेगा तो नीचे रहेगा 365 इंटू शेयर कितना है मोहन का 2/5। अब डेज निकालो जरा, पक्का बताना जरा, अप्रैल के डेज अबे कितने होते हैं, मई के, जून के, जुलाई के और अगस्त के, उसे इंक्लूड करना है 24, 3 3 6 3 9 12 13 14 146, तो 146 को यहाँ पर ले लो। अब खुशी की बात सुन लो, अक्सर बच्चे घबरा जाते हैं इसे लेकर। सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमेशा जो डेज होंगे वो कभी भी उठपटांग नहीं मिलेंगे आपको, वो ऐसे डेज मिलेंगे कि जो ये आपस में डिवाइड हो सकेंगे। देख लेना आप, जैसे ये 73 से 2 पे कटेगा और ये 73 से 5 पे कटने वाला है। हो गया छोटा, इसकी कैलकुलेशन कर लेना, अमाउंट मिल जाएगा, अमाउंट यहाँ लाओ, उसके नीचे रेशियो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखना पड़ेगा। आई थिंक रेशियो चेंज नहीं किया है उन्होंने। क्लियर है बात? तो एक एंट्री तो किस चीज़ की निकल जाएगी, ये वाली, ये तो खाली प्रॉफिट की निकली है। अब गुडविल का क्या करोगे, मोहन नहीं कहेगा, मोहन का रिश्तेदार कहेगा भाई इसके अंदर से मेरा शेयर दे दो,
एंट्री वही डलनी है क्या, और इसमें गेन ये और ये सेम करेंगे, जो रेशियो था एंट्री डलेगी क्या, एच डेबिट टू एम, तो वो गुडविल की एंट्री आ जाएगी, सेकंड एंट्री हमारी। आगे बढ़ा जाए, ठीक है, इसे भी होमवर्क में ऐड करो। 2 हुए ना शायद अभी। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये जो है मेथड यूज करने वाले हैं, कौन सा मेथड है, टर्नओवर मेथड। ध्यान से सुन लेना, सबसे बड़ी दिक्कत आती है डेटा प्लेसमेंट की, कि डेटा को सही जगह पर सही डेट पर लगाने में दिक्कत आती है बच्चे को। तो वो क्या है, कैसे, मैं बताता हूँ आपको। ABC रेशियो क्या था, 4:3:2। ए की डेथ हुई है कब, इस डेट को जब तक कहीं भी प्लेस मत करना जब तक क्या ना पता चल जाए कि भैया ईयर क्लोज कब होता है। जरूरी नहीं हमेशा 31 मार्च को ईयर क्लोज हो, अगर दिसंबर में क्लोज होगा तो सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो ये वाली डेट हमें पता लग गई है कि डेट ऑफ डेथ क्या है। अभी इस वाले को हम एक बॉक्स के अंदर रख देते हैं एज अ रिजर्व, अभी इसको हम प्लेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, अकाउंट्स आर क्लोज, अब मिल गया हमें, अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन, तो जिस साल में डेथ हुई थी पिछला साल कौन सा था, ये वाला साल है 17-18, तो पिछला रहा होगा 16-17, तो ये 16 से लेके 17 हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ईयर ऑफ डेथ यहां से शुरू हुआ था और यहां जाकर कौन मर गया, कौन मर गया, ए मर गया, ठीक है। आगे चलो, सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, इस साल की बात कर रहा हूं, तो इस साल की सेल कितनी दे रहा है, 4 लाख, ठीक है। और क्या कह रहा है देखना, सेल ऑफ ₹3,30,000 अमाउंटेड बिटवीन द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल से लेके, तो ये यहां से लेके यहां तक की सेल कितनी दे रहा है, 3,30,000 दे रहा है। और द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 कितना था, तो ये प्रॉफिट इसी साल का प्रॉफिट कितना दे रहा है, बात समझ आई है। तो पिछले साल की सेल और पिछले साल का प्रॉफिट दे दिया हमें, और करंट ईयर का क्या दे दिया हमें, सेल दे दिया। तो हमें खाली करंट ईयर का प्रॉफिट जानना है, बस यही तो टास्क है, और कुछ है, कैलकुलेट द डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर इन द करंट ईयर्स प्रॉफिट ऑफ द फर्म, बस कोई जर्नल एंट्री नहीं मांगी है, खाली ये प्रॉफिट मांगा है बस। रजत कैसे निकालें, हाँ वही लिखवाना जो आंसर है, शुरुआत ऐसे नहीं करनी है। मैंने बताया था ना, कुछ लैंग्वेज भी आनी चाहिए, कुछ शब्द भी तो होने चाहिए। क्या कर रहे हैं पता कैसे चलेगा, सुनो, इफ सेल इज ₹4 लाख, देन प्रॉफिट इज 60,000, और अगर मैं सेल कहूं ₹1 है तो प्रॉफिट 60,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख, और अगर मैं कहूं कि सेल 3,30,000 है तो प्रॉफिट, यही तो जानना है, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 3,30,000, तो इसे निकाल लो कितना आएगा, कितना आएगा, 49,500। शॉर्टकट क्या है, आप चाहो तो इसके ऊपर क्या कैलकुलेट कर सकते हो, परसेंटेज, कितना परसेंट आ रहा है, और ये परसेंटेज इससे मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करना मत, यही वाला यूज कर लेना, मतलब दोनों ठीक है, ऐसी बात नहीं। तो ये प्रॉफिट कितना आ गया, 49,500।
बस ये क्वेश्चन इतना ही है हमारा, ठीक है ना। तो ये वाला भी होमवर्क में ऐड कर लो। देखो जरा तरीका देखो, ये प्रॉपर इसी तरह से लिखना है जैसे लिखा हुआ है। हटा दूं? बस ये नोट है और कुछ नहीं है। इफ अ पार्टनर रिटायरमेंट की बात कर रहा है ड्यूरिंग द, उस केस में हिज प्रॉफिट और अप टू डेट ऑफ हिज इज ऑल्सो कैलकुलेटेड यूजिंग फॉलोइंग मेथड। पहला मेथड क्या है? बाय प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप टू डेट ऑफ, या फिर वही दो मेथड लगा लो, टाइम बेसिस और दोनों ठीक है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है एज सच। क्लियर है? पर इसका क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है।